विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा आग्रह है कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबाएं ताकि आपको अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना जल्द से जल्द सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। हम पिछले कुछ क्लासों से भारतीय संविधान सभा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने पिछले क्लास में भारतीय संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने जाना था। और आज की क्लास में भी हम उसी भारतीय संविधान सभा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज की इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। हमने देखा था कि भारत की जो संविधान सभा है उसकी जिम्मेदारी, दो तरह की जिम्मेदारियां थी मोटे तौर पर। एक थी भारत का संविधान लिखना है, और दूसरा था कि उस दौरान जब देश आजाद हो गया और पहली जब निर्वाचित सरकार बनने तक का जो टाइम था 5 साल, 1947 में आजाद हुए, 52 में पहली निर्वाचित सरकार बनेगी। इस दौरान देश के लिए कानून तो बनाना पड़ेगा। तो इस समय अवधि के दौरान इसने एक अंतरकालीन संसद के तौर पर भी काम किया और संविधान सभा के तौर पर भी काम किया कि हम संविधान भी लिखेंगे और देश के लिए कानून भी बनाएंगे ताकि उन कानून के हिसाब से शासन चलता रहे। तो अब बात ये आई कि क्या मतलब ये दो ही काम संविधान सभा ने किए, या इसके अलावा भी और भी कई सारे कामों को इन्होंने अंजाम दिया। तो अब यहां से अपन अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि संविधान सभा ने और क्या क्या कामों को अंजाम दिया और कौन कौन से काम इन्होंने किए। तो देखते हैं, पहला काम इनके द्वारा जो किया गया था वो ध्यान रखना। ये जब मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा, ये अभी ध्यान रख लेना, जब मैं प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो उस प्रस्तावना में भी ये जिक्र आएगा राष्ट्रमंडल वाला, क्योंकि अब मैं प्रस्तावना के नोट्स तैयार कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि ये आगे जिक्र आएगा राष्ट्रमंडल वाली बात का। तो यहीं पर अपन थोड़ा सा हल्के फुल्के रूप में समझ लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी रहे कि संविधान जो सभा थी उसने 16 मई 1949 को, कब की बात हो रही है, 16 मई 1949 को, इस डेट को, इस सन को, आप ये ध्यान रखना। अभी मैं नेट पर भी चेक कर रहा था, कई जगह इसमें 6 मई का उल्लेख है, और फिर और कई जगह 16 मई। तो फिर एक जगह मैंने कि ज्यादा मतलब कौन सी ज्यादा सटीक है, तो ये था कि 6 मई को लंदन में एक डिक्लेरेशन हुई थी, एक घोषणा हुई थी, जिसमें उन्होंने ये एक फैसिलिटी दी थी कि जो लोग, जो देश अब गणतंत्रात्मक बन जाएंगे तो वो गणतंत्रात्मक देश भी राष्ट्रमंडल के मेंबर बन सकते हैं। उनके लिए कोई महारानी को उन्हें अपना स्टेट का हेड बना करके रखने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये 6 मई को घोषणा हुई थी, वहां लंदन में उन्होंने ये एक सुविधा दी थी कि जो देश अब आजाद हो गए हैं और उन्होंने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपना लिया है, उनके लिए एक फैसिलिटी थी। इसलिए कई जगह 6 मई 1949 आता है। 16 मई क्यों है? क्योंकि 16 मई की तारीख को नेहरू ने संविधान सभा के सामने ये बात रखी कि भाई हमें है ना, राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए, ये हमारे लिए फायदे का सौदा होगा। क्योंकि ये हम 16 मई क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 16 मई को पंडित नेहरू ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को पारित करवाने के लिए, सदस्यता को सत्यापित कराने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सम्मुख कि आप सबको भी इस राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य बना रहे, इस बात को आपको भी इस पर सहमति जतानी चाहिए। और फिर संविधान सभा ने इस बात पर अपनी सहमति जता दी थी। इसलिए हम 16 मई 1949 देखते हैं, ये डेट देखते हैं, क्योंकि इस डेट को नेहरू ने ये सत्यापित करवाने के लिए संविधान सभा के सामने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को सत्यापित कराने के लिए उन्होंने ये सब किया था। मतलब उन्होंने प्रस्ताव रखा था और फिर संविधान सभा थी वो भी मान गई थी और उन्होंने भी इसको पास कर दिया था। इसलिए हम कहते हैं कि 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया। यानी राष्ट्रमंडल का सदस्य तो था ही कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो भारत तो डोमिनियन था। भारत क्या था उसमें, भारत की स्थिति तो डोमिनियन स्टेट की थी। तो क्या उस समय जब डोमिनियन था तो हमारी एड कौन थी? ब्रिटेन की महारानी ही हमारी एड थी, हमारा राष्ट्रपति तो उस समय था ही नहीं। राष्ट्रपति तो 24 जनवरी 1950 को चुनेंगे। तो उस समय हम जब ब्रिटेन के जब हम डोमिनियन थे, उनके उपनिवेश थे, अभी भी हमें पूरी आजादी नहीं मिली थी। तो अब हमें ये बताना था कि जब हम 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो जाएंगे तो क्या हम उसके बाद में भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने बने रहना चाहेंगे कि सदस्यता छोड़ देंगे। तो हमारी संविधान सभा ने पहले ही पास कर दिया कि हम भले ही चाहे 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन जाएं, लेकिन उसके बाद में भी हम चाहेंगे कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहें। अब मैं आपको फटाक से राष्ट्रमंडल क्या है थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आप ये बार बार राष्ट्रमंडल को लेकर कंफ्यूज ना हो। राष्ट्रमंडल एक संगठन है, जैसे हम आसियान पढ़ते हैं, सार्क पढ़ते हैं, यूएन पढ़ते हैं, ये जितने भी जो संगठन है उनकी पढ़ते हैं, बिम्स्टेक, ये सब संगठन हम पढ़ते हैं। तो राष्ट्रमंडल एक संगठन है। तो अब बात आती है राष्ट्रमंडल एक संगठन है तो किस तरह का संगठन है, कौन देश है? तो आप याद रखना, राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो किसी जमाने में या किसी समय में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे हुए हैं, यानी कि जो ब्रिटिशों के गुलाम थे। सीधा सीधा सिंपल मतलब ये बता रहा हूं कि ऐसे देश जो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के उपनिवेश थे और बाद में आजाद हो गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम राष्ट्रमंडल इस संगठन का सदस्य बनना चाहते हैं। तो यह राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल उन देशों का एक संगठन है जो देश
किसी समय में ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे थे। तो हम भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे थे, तो इसलिए हम, अब जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे उन देशों ने फिर किसका गठन किया था, राष्ट्रमंडल का गठन किया था। और राष्ट्रमंडल का प्रमुख कौन होता है, जो ब्रिटेन का क्राउन होता है। अब ब्रिटेन का क्राउन वहां का राजा भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, यानी महारानी भी हो सकती है, राजा भी हो सकता है। तो जो ब्रिटिश क्राउन होता है वही इस राष्ट्रमंडल संगठन का प्रमुख होता है। बाकी हम प्रस्तावना में पढ़ेंगे कि क्या विवाद हो गया था ऐसा कुछ। तो आपको ये मैंने, राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल एक संगठन है, किनका है, जो पहले ब्रिटिशर्स के उपनिवेश थे, जो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, उन देशों से मिलकर बना हुआ एक संगठन है। ठीक है। हमने इसकी सदस्यता को कब सत्यापित किया, कब हमने इसकी सदस्यता को हामी भरी, 16 मई 1949। मुझे नहीं लगता अब आपके डाउट से ये डेट अपने आई गई थी 22 जुलाई 1947। ये डेट अपने आ गई थी 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। ये आपको क्लियर कट याद करना है कि हमने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था। तो हमने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। हमने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। एक सेकंड रुकना, एक बार। हाँ, तो अब हमने देखो 16 मई 1949 को हमने राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने की बात को हमारी संविधान सभा ने उस पर उसका अनुसमर्थन किया, उसको सत्यापित किया, उसको वेरीफाई किया। ये डेट आप याद कर लेना, ठीक है। दूसरी डेट आप याद कर लेना, 22 जुलाई 1947। ये वो डेट है जब हमारी संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया। ये भी याद कर लेना। 24 जनवरी 1950, ये तो अपन कल वाली क्लास में आखिर में पढ़ ही रहे थे। 24 जनवरी 1950 को उन्होंने दो काम किए, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो ये 24 जनवरी हो गया। फिर आता है 14 सितंबर 1949, हिंदी को किसके रूप में, राजभाषा के रूप में। हमने मुंशी अयंगर फार्मूला पढ़ा था कि उन्होंने सह राजभाषा, फिर भाई कोई विरोध ना हो उसके लिए उन्होंने इंग्लिश को सह राजभाषा के रूप में इसके साथ में रख दिया था। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी क्या बन गई, संघ की राजभाषा बनी। तो आपको ये चार डेट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक मत कर देना भाई, पक्का याद कर लेना। ये कई बार सीधी ही डेट पूछ ली जाती है। 16 मई 1949 राष्ट्रमंडल के मेंबर बने। 22 जुलाई 1947 राष्ट्र ध्वज को हमने अपनाया। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। 14 सितंबर 1949 हिंदी राजभाषा बनी। 24 जनवरी 1950 को और क्या काम हुआ ये आपको पहले ही बता दिया। 24 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन हुए थे, डॉक्टर प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे। तो पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कब हो रहा है, 24 जनवरी 1950 को। आपको ये भी याद रखना है, ये मनोनीत नहीं हुए थे, ये निर्वाचित हुए थे। ये शब्द मैं बार बार इसलिए काम में ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है। फिर और क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 संविधान पर अंतिम रूप से, ये तो हमने बात कर ही ली थी जब हमने पिछली क्लास में ये बात कर रहे थे कि जब ये 24 जनवरी को जो बैठक हुई, ये एक ही दिन बैठक चली थी। संविधान की 3 कॉपियां इसमें लोग इसके सदस्यों के सामने रखी गई और उनको साइन करने के लिए बोला गया। तो 284 लोग 24 जनवरी को साइन करने आए थे। 3 कॉपियों में उन्होंने साइन किए थे, जिसमें दो, एक इंग्लिश की प्रिंटेड कॉपी थी और एक हिंदी की। दो तो मूल कॉपियां थी और एक फोटो कॉपी थी इंग्लिश वाले की। ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। तो 284 ये भी याद कर लेना, कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट है ऐसे, पता नहीं कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान को अंतिम रूप से जो तैयार किया गया था तब उस पर साइन कितने लोगों ने किए थे। तो 284 संविधान सभा सदस्यों ने अंतिम रूप से इस संविधान पर साइन किए थे। संविधान सभा, अब देखो सातों पॉइंट क्या कर रहा है संविधान सभा। ये डेट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट डेट आ गई है, 17 नवंबर 1947। इस वाले है ना अपना संविधान निर्माण में डेट ही डेट है। तो ये आप सोच रहे हो कि नहीं सर एक बार में दो बार में ये सारी डेट याद हो जाए, पॉसिबल नहीं है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है कि कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है कि सर हमारे तो 2 बार में याद नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ। कोई नहीं है, 10 10 बार, 15 15 बार हम लोग ही पढ़ते हैं, तब भी हम डेट भूल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको डेट, ये डेट कब याद होंगे, आप बार बार रिवाइज करते रहिए करो। जो भी जैसे अपना पहला चैप्टर हो गया है, तो अब ये नहीं चैप्टर पहले पढ़ा रहे महीने 2 महीने, तो महीने 2 महीने में साफ हो जाएगा। उसको 7वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन उसको रिवाइज कर लो एक बार। जब बार बार रिवीजन करोगे तभी चीजें दिमाग में छपेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है याद करने के लिए। तो संविधान सभा पहली बार, जब पहली बार शब्द आ गया तो फिर इंपॉर्टेंट होगी, संसद के रूप में इसकी बैठक कब हुई है। जैसे अब प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान सभा की पहली बार संसद के रूप में बैठक कब हुई थी। तो 17 नवंबर 1947 याद कर लेना। कब की बात करा है, 17 नवंबर 1947। तो 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा पहली बार
किसके रूप में बैठी थी? संसद के रूप में बैठी थी। यानी कि इस दिन इसने संविधान बनाने का काम नहीं किया है, इस दिन तो इसने अपनी कौन सी भूमिका को अदा किया कि अब मैं, आज जब मैं ये बैठी हूं, सदस्य वही, हालांकि सदस्य थोड़ी बदले, वही संविधान लिख रहे हैं, वही संसद के सदस्य हैं, लेकिन इसने कहा अब मेरा रोल बदल गया है, हूं तो मैं वही, लेकिन अब मैं कानून बनाऊंगी। तो इसने कानून बनाने के लिए संसद के रूप में इसने अपना जो स्वरूप ग्रहण किया था, वो 17 नवंबर 1947 को ग्रहण किया था। तो ये पहली संसद के रूप में इसकी बैठक है, याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमने पहले भी की थी, जब संविधान सभा की बैठकें संसद के रूप में होती थी तब इसके अध्यक्ष मावलंकर साहब होते थे, और जब विधान सभा के रूप में अपनी बैठक करती थी तो डॉक्टर प्रसाद होते थे, ये हम लोग जानते हैं। तो दोनों याद कर लेना। जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब वही संविधान सभा संसद के रूप में बैठ करके कोई कानून बनाने के लिए बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर। इसका मतलब संविधान सभा के अलग अलग रूप जब सामने आएंगे तो उनके अध्यक्ष भी अलग अलग होंगे। जब विधान सभा है तो डॉक्टर प्रसाद, और जब विधान सभा संसद बन जाती है तो जीवी मावलंकर। ये आपको क्लियर कट करना है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि संविधान सभा के प्रमुख निर्वाचित नेता, यहां से कई बार कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें समझना जरूरी है कि जो बड़ी बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े लोकप्रिय जो नेता थे वो संविधान सभा के सदस्य भी थे। हालांकि बहुत सारे थे जो उसमें थे भी नहीं, जिसमें हमने तेज बहादुर सप्रू का नाम सुना था, जयप्रकाश नारायण का नाम सुना, महात्मा गांधी का नाम सुना, ये B N राव का हमने नाम सुना था, जिनके नाम हम अक्सर जब संविधान सभा की चर्चा करते हैं तो उनके नाम हमारे सामने आ ही जाते हैं, लेकिन वो उसके मेंबर नहीं थे। ये हम पढ़ के आए हैं कि वो उसके मेंबर नहीं थे। तो इसके मेंबर कौन कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के बारे में क्या दिया हुआ है? कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया था, ध्यान रखना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य बने थे किस पार्टी की टिकट पर? यानी कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर के चुनाव लड़ा था, और ये चुनाव जीते थे और संविधान सभा में पहुंचे थे। किस किस जगह से, किस प्रांत से इन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ा था? बंगाल से। कहां से? ये कहां से पहुंचे थे? बंगाल प्रांत से। और बंगाल प्रांत से पहुंचे थे तो बंगाल प्रांत से जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो किस पार्टी की टिकट पर, किस पार्टी ने इसे अपना उम्मीदवार खड़ा किया था? तो ध्यान रखना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी ने बंगाल से अपना उम्मीदवार बनाया था, और ये कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत भी गए थे। इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं। क्या रहे हुए हैं ये? अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष, ये लोग। ये एक और फैक्ट है, तो आप ये थोड़े से याद कर लेना। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी ये रहे हुए हैं। फिर आते हैं पंडित नेहरू की। पंडित नेहरू कहां से चुनकर आए थे? तो ध्यान रखना है, पंडित नेहरू संविधान सभा में पहुंचे थे संयुक्त प्रांत से। कौन से प्रांत से पहुंचे थे? संयुक्त प्रांत से। ये आपको ध्यान रखना है, पंडित नेहरू यहां से आते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बारे में देखते हैं, इनका क्या रहा? पंजाब प्रांत से चुनाव लड़ा, लेकिन संविधान सभा बैठकों में इन्होंने कभी भाग नहीं लिया। ये ध्यान रखना इनका, ये यहाँ ये लेकिन, किंतु, परंतु, पहली बार, नहीं, हाँ, यहां पर कंफ्यूज होते हैं। इसलिए ऐसे जहां के भी आप कोई भी किताब भी पढ़ो ना, तो जहां ये लग जाए ना, नहीं है, केवल है, पहला है, केवल, ये ऐसे वर्ड हो तो वहां थोड़ा सा रुक करके पढ़ा करो ध्यान से, क्योंकि वहां सरल पर्सन ही अपना गलत हो जाता है। इसलिए कईयों के जो सिलेक्शन होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़े मास्टर माइंड होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, कई तो कम पढ़ाकू भी सिलेक्ट हो जाते हैं, बस उनमें ये तगड़ी कैपेसिटी होती है, उनमें कलाकारी होती है, चीजों को आराम से पढ़ना है, अच्छे से देखना है पर्सन क्या है, कहाँ पर कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं कि यार ये नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है, पहली बार पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है, लेकिन लगा रहा है, तो इसका मतलब ध्यान से पढ़ना है। और कई बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो ये यहाँ आकर के क्या है, जो जो उसमें गड़बड़ कर देते हैं और फिर मामला खराब हो जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या चुनाव लड़ा? बिल्कुल पंजाब प्रांत से निर्वाचित हो गए थे। पंजाब प्रांत से ये मोहम्मद अली जिन्ना सदस्य चुन लिए गए थे, निर्वाचित हो गए थे, लेकिन इनको तो वही काम था, इनका तो संविधान सभा में इनको जाना नहीं था, तो भले ही ये पंजाब से निर्वाचित हो गए हों, वहां से चुन लिए गए हों, लेकिन इन्होंने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया था। तो अगर आपके प्रश्न आ जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना क्या इसके निर्वाचित सदस्य थे, तो आप बोलोगे थे। क्या इन्होंने कभी भाग नहीं लिया? बिल्कुल भाग, सदस्य तो बन गए भाई, निर्वाचित हो गए तो सदस्य तो चुन ही लिए गए, लेकिन इन्होंने कभी उस विधानसभा में इन्होंने पांव भी नहीं रखा था। तो ये ध्यान रखना आपको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में अपन बात करेंगे। इनके ये जो है ना, जैसे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट कास्ट फेडरेशन, ये जो इनके संगठन है ना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये जो है ना, इस संगठन के अध्यक्ष थे। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहाँ से आए थे ये संविधान सभा में? बंगाल से। ये भी कहाँ से थे? बंगाल से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ से? बंगाल से। मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ से? पंजाब से। पंडित नेहरू कहाँ से? संयुक्त प्रांत से। ऐसे दो चार बार पढ़ो, वैसे ही याद हो जाएगा, ध्यान से सुन रहे हो तो आधा याद यही हो जाएगा। और क्या बात है, देखो, पहले बंगाल के पूर्वी भाग से, यहां पर एक प्रश्न बना हुआ भी है, कोई टाइम में आया था, और वो गलत भी हो जाता है अक्सर, लेकिन आपका अब आगे से गलत नहीं होना चाहिए। पहले बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था, उस पूर्वी हिस्से से
ये संविधान सभा में निर्वाचित होकर पहुंचे थे, ये ध्यान रखना। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो जो पश्चिमी हिस्सा भारत में रह गया, पूर्वी हिस्सा उधर चला गया, इसलिए जो पश्चिमी हिस्सा भारत में रहा, इसलिए हम भारत में रहे हुए बंगाल को पश्चिम बंगाल बोलते हैं। और जो पूर्वी बंगाल था, जो पाकिस्तान में चला गया था और अब जो बांग्लादेश के रूप में आज दुनिया के नक्शे पर है, यही हम पढ़ते हैं। तो जब बंगाल का विभाजन हो गया, आपको पता है ये संविधान सभा के जो सदस्यों के चुनाव थे वो कौन से महीनों में हो गए थे, कोई बताएगा? संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव किन महीनों में हुए थे? जून जुलाई। जून जुलाई की जुलाई? अप्रैल से जून। हमने ये देखा था कि 1946 के जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों के दौरान इसके सदस्यों के चुनाव हो गए थे। अब जब आप ये देखो कि जो जुलाई और अगस्त में इनके चुनाव हो रहे हैं, उस टाइम तक क्या ये तय हो गया था कि भारत के टुकड़े होंगे और एक नया देश पाकिस्तान बनेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन आएंगे और तय कर देंगे 3 जून को कि भारत का विभाजन होगा, भारत 2 हिस्सों में बटेगा। ये 3 जून को हो रहा है, जबकि चुनाव कब हो रहा है? जुलाई अगस्त में। तो उस समय पूर्वी बंगाल भी तो भारत का ही पार्ट है। तो उस टाइम जब चुनाव हो रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस हिस्से से, पूर्वी बंगाल, बंगाल का पूर्वी जो भाग था वहां से वो प्रतिनिधि बन करके कहां पहुंच रहे हैं? संविधान सभा में। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये संविधान सभा का आकार घट गया था। क्यों? क्योंकि भारत का विभाजन हो गया, तो इस संविधान सभा के जो बहुत सारे जो लोग थे, जो उन क्षेत्रों से थे जो पाकिस्तान में मिलाया गया, तो वो यहाँ से हट गए और उनका आकार कम हो गया, 299 सदस्य रह गए थे, ये हम पढ़ गए। तो अब जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, तो ये तो पूर्वी हिस्से से थे डॉक्टर अम्बेडकर, तो अब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का क्या होगा? क्योंकि वो जिस हिस्से से आ रहे हैं वो हिस्सा तो पाकिस्तान में चला गया, तो अब ये तो संविधान सभा के अब सदस्य नहीं रहेंगे क्योंकि वो हिस्सा पाकिस्तान में मिल गया। लेकिन ये तो उस समय बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बहुत होशियार, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, और इनकी तो संविधान सभा में बहुत ही सख्त आवश्यकता थी, तो इनको तो संविधान सभा में लाना ही था। तो फिर इनको दूसरी जगह से कोई सीट खाली करके इनको चुनाव लड़ाया गया और वहां से चुनाव जितवा करके संविधान सभा में लाया गया। ये ध्यान रखना है। यहां पर ये बड़े कई बार गहराई से प्रश्न आते हैं कि भारत विभाजन से पूर्व डॉक्टर अंबेडकर कौन से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा में? बंगाल के पूर्वी हिस्से का, यानी पूर्वी बंगाल नाम भी आ सकता है या बंगाल का पूर्वी भाग भी आ सकता है। लेकिन जब विभाजन हो गया तो ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, और ये हिस्सा जब पाकिस्तान में चला गया तो इस हिस्से के प्रतिनिधियों को संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, उनको हटना पड़ा। तो ऐसे में फिर डॉक्टर अंबेडकर को इस संविधान सभा में वापस लाने के लिए कांग्रेस ने, किसने? कांग्रेस ने। ये देखो आप, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? बंबई जो प्रेसिडेंसी थी, यहां पर फिर से एक प्रश्न तैयार हो रहा है, ये ध्यान रखना। कांग्रेस पार्टी ने फिर क्या किया? बंबई जो प्रेसिडेंसी थी, इस प्रेसिडेंसी की पुन्ना सीट, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से चुनाव लड़वा रहे हैं इसको? डॉक्टर अंबेडकर साहब को चुनाव कहां से कांग्रेस पार्टी लड़वा रही है? पुन्ना सीट से। और पुन्ना सीट कहां पड़ती थी? बंबई में। कौन से में? बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई प्रांत में थी। तो बंबई प्रांत की जो पुन्ना सीट थी वहां से चुनाव लड़वाया। अब वहां से तो क्या पहले से आदमी नहीं था क्या? उस सीट से तो पहले से ही आदमी पहुंचा हुआ था। कौन? जयकर साहब। कौन थे ये? जयकर। ये पहले से ही थे वहां उस, यहां से ये जीत करके कहां पहुंचे हुए थे? संविधान सभा में। तो जयकर साहब से कहा कि आप सीट खाली करो, आप अपने पद से इस्तीफा दो ताकि ये सीट खाली हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर साहब का पहुंचना यहाँ बहुत जरूरी है। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब को जेकर, जो कांग्रेस के ही मतलब नेता थे, उनसे पुनः सीट खाली कराई कांग्रेस ने। और जैसे ही सीट खाली हुई तो वहां से डॉक्टर अंबेडकर साहब को चुनाव लड़वाया गया, वहां से वो चुनाव जीते और संविधान सभा में सदस्य बने। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि संविधान सभा में जब वो पहली बार सदस्य बन के आए तो बंगाल के पूर्वी भाग से आए, और जब दूसरी बार जब वो सदस्य बन करके आए, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है वो विभाजन वाली कहानी, जब दूसरी बार वो सदस्य बन के आए तो कहां से आए? ये ध्यान रखना आपको, बंबई प्रांत से आए थे। और गहराई में पूछ ले, बंबई में भी कौन सी जगह से आए थे? पुन्ना सीट से आए थे। और भी गहराई में पूछ ले, बताओ पुन्ना सीट भी उनके लिए किस व्यक्ति ने खाली की थी? जेकर ने। फिर और ज्यादा वो पूछ ले कि बताओ उनको जेकर वाली जो सीट थी इससे चुनाव लड़वाया किसने? क्योंकि ये आदमी तो कांग्रेस का था, तो कांग्रेस पार्टी ने ही ये सीट खाली करा करके डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव लड़वाया था। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मात्र ये 2.5-3 लाइनों से। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो अपने को समझना जरूरी था। फिर आते हैं साहब फ्रैंक एंथोनी। ये नाम आपने कोई मुझे बता सकता? फ्रैंक एंथोनी कल वाली क्लास में एक बार नाम घूम के आया था अपने सामने। कौन था ये फ्रैंक एंथोनी? क्या इसका नाम क्यों चर्चा में आया है फ्रैंक एंथोनी? कोई भी जो फ्रैंक एंथोनी, क्या कोई सुना सुना सा लग रहा है क्या नाम किसी को भी? ये अन्य एक ऐसा ही अध्यक्ष थे। है? ये एक ऐसा ही अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया था इनको। स्थायी अध्यक्ष के रूप में? हाँ, उपसभापति के थे। कोई और कोई जो इस बात में अपनी बात जोड़ना चाहिए कि नहीं, ये जो बोल रहे हैं ये तो सब एंग- हम्म। एंग्लो इंडियन नेता थे। ये तो ठीक है। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा ने इन्हें उपाध्यक्ष मनोनीत किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब ये बिल्कुल ठीक है। नेता तो थे ही, लेकिन अपने को तो ये बात तो अब पढ़ेंगे, इससे पहले हमने फ्रैंक एंथोनी के बारे में ये पढ़ा था कि ये अंग्रेज आदमी थे, और इनको सच्चिदानंद सिन्हा ने इनको इनका मनोनयन किया था अस्थायी उपाध्यक्ष के रूप में, क्योंकि खुद तो अध्यक्ष थे तो उन्होंने उपाध्यक्ष भी बनाया था कि कल को कोई सर्दी जुकाम हो जाए तो मेरी जगह आप काम कर लेना।
ठीक है, तो ये फ्रैंक एंथोनी आपको नाम देखो, जैसे ही अब ये फायदा होता है, जैसे ही ये नाम आया तो अपने वापस फ्रैंक एंथोनी वाली बात कर ली, तो अब आप फ्रैंक एंथोनी तो नहीं भूलोगे, और चाहे भूलो कि नहीं, ये फ्रैंक एंथोनी नहीं भूलोगे। मनोनयन भी याद आ गया, सच्चिदानंद सिन्हा भी याद आ गए, अस्थायी उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, आप अध्यक्ष बोले, अध्यक्ष तो खुद है ही वो। तो फ्रैंक एंथोनी, अब फ्रैंक एंथोनी क्या है, एंग्लो इंडियन थे, तो एंग्लो इंडियन थे तो इनको एंग्लो इंडियन एसोसिएशन का इसको अध्यक्ष बना दिया था, तो ध्यान रखना ये एंग्लो इंडियन थे। कांग्रेस ने इनको टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव कहां से लड़ा इन्होंने, बंगाल से। तो देखो अभी दो तीन जनों के नाम आ गए हैं बंगाल से। एक ऊपरी ऊपर हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम देखा, फिर उसके बाद में हमने शुरुआत में फिर हमने डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम देखा, वो पहली बार बंगाल से ही आए थे। और उसके अलावा हमने एक नाम और देखा था कि बंगाल से ही वो आए थे, वो कौन थे, नहीं इससे दो ही थे, एक तो मुखर्जी था बंगाल से, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो शुरुआत में बंगाल से आए थे। पंडित नेहरू आए थे संयुक्त प्रांत से, और जिन्ना आए थे पंजाब से। ये आप याद कर लेना, इनको डाउट नहीं रहना चाहिए। जिन्ना पंजाब से आते हैं, वो संयुक्त प्रांत से। अब तीसरे शख्स आ गए फ्रैंक एंथोनी, ये भी बंगाल से ही आते हैं, और 8 बार लोकसभा के मनोनीत सदस्य, ये ध्यान रखना। यानी कि एक से, ये नीचे जो एक से है ना 10, यानी कि ये एक पहली लोकसभा से लेकर के 10वीं लोकसभा तक ये लोकसभा के मेंबर रहे हुए हैं। 8 बार इनका मनोनयन हुआ था। इनका मनोनयन कितनी बार हुआ था, ये 8 बार इनको लोकसभा के लोकसभा में इनको मनोनीत किया गया था। कितनी बार, 8 बार। और ये 8 बार जो इनका मनोनयन हुआ, तो ये पहली लोकसभा से इनका मनोनयन शुरू हुआ, 10वीं लोकसभा तक चले, और 10वीं लोकसभा तक ये छठी और जो 9वीं लोकसभा थी उसमें नहीं थे। यानी ये पहली लोकसभा में थे, फिर दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में थे, छठी में नहीं थे, फिर सातवीं में थे, आठवीं में थे, 9वीं लोकसभा में नहीं थे, और फिर 10वीं में थे। तो टोटल 8 बार ये लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए थे। तो ध्यान रखना ये मनोनीत हुए थे। अब आपके दिमाग में फिर से एक कीड़ा आना चाहिए दिमाग में कि सर लोकसभा में मनोनीत कहां से आ गए, लोकसभा में तो जनता वोट डाल करके चुनती है लोकसभा के लोगों, लोकसभा के सदस्यों का तो निर्वाचन होता है, मनोनयन कहां से आ गए। तो इसकी भी हम बाद में बात करेंगे। अब तो हट गया ये प्रावधान, पहले लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस 543+2, यानी दो एंग्लो इंडियंस को लगाने का प्रावधान था कि दो एंग्लो इंडियंस, राष्ट्रपति को अगर लगे कि एंग्लो इंडियंस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है लोकसभा के अंदर, तो वो दो मनोनीत कर सकता था, ये प्रावधान था। और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का पावर राज्यपाल के पास था, और यहाँ पर राष्ट्रपति के पास था पहले। फिर हाल ही में एक संविधान संशोधन आया, और उस संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था खत्म कर दी गई कि अब लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन, जो दो संविधान सदस्य, जो सॉरी जो दो एंग्लो इंडियंस जो मनोनयन की व्यवस्था थी, ये अब समाप्त हो गई है। यानी कि अब वर्तमान में आपसे कोई पूछ ले लेटेस्ट में कि क्या अब भी लोकसभा में दो सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पहले दो एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था थी, पहले करते थे, लेकिन अब एंग्लो इंडियन के मनोनयन की कोई व्यवस्था नहीं है, ये आपको याद करना है। तो फ्रैंक एंथोनी के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने ये भी मोटे तौर पर जान लिया, जब हम संसद पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पढ़ेंगे, तो सारी बातें आएंगी, कौन सा संविधान संशोधन था, 100वां, 101वां, 2वां, 103, 104, सारे पढ़ेंगे अपन। आपको तो फिलहाल केवल इतना याद करना है कि लोकसभा में अब मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। अब देखते हैं जगजीवन राम, पहले होते थे, अब जगजीवन राम बिहार से, ये कहां से चुन करके आए, बिहार से आए थे। और कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, ये भी किस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्या किसी को जगजीवन राम, आपने कभी अंतरिम सरकार में या आजाद भारत की पहली सरकार में जगजीवन राम का नाम आया था क्या? मैं ये देखना चाहता हूँ किसकी शार्प मेमोरी है, किसके कितना पुराना याद रहता है। जगजीवन राम का नाम पहले भी आपने सुना है क्या? इसके पास भी कोई डिपार्टमेंट हुआ करता था सरकार के अंदर, कोई विभाग था? कोई भी बता सकता है क्या, मतलब सोच के कि यार जगजीवन राम नाम तो सुना हुआ है। श्रम विभाग। श्रम विभाग था, बिल्कुल, इनके पास श्रम विभाग था, बिल्कुल करेक्ट बताया है। तो इसका मतलब सही दिशा में जा रहे हो आप लोग, पढ़ तो रहे हो। तो जगजीवन राम के पास श्रम डिपार्टमेंट हुआ करता था, और जहां तक मेरे को ध्यान है कि दोनों ही सरकारों में इनके पास श्रम विभाग था। क्या ये बात सही है? अंतरिम सरकार में भी, और स्वतंत्र भारत की सरकार में, या स्वतंत्र भारत की सरकार में चेंज हो गया था? नहीं सर, दोनों में एक ही था। दोनों में था। हाँ, दोनों में एक ही था ना। हाँ, तो ठीक है। अब जैसे मान लो ये जब आप पढ़ रहे हो और ऐसी चीजें आए ना, तो आप अपना जो रजिस्टर है ना, उसको जैसे क्लास के बाद में तुरंत रिकॉल कर लिया करो, अच्छा ये नाम तो पहले भी आया ना, तो मेरे तो ये याद आ रहा है, कंफर्म कर लेता हूँ ये है क्या। तो उससे क्या होगा, आपके जो डेटा है वो एकदम पुख्ता हो जाएंगे, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। अब आते हैं हंसा मेहता। हंसा मेहता जी का क्या है मतलब, हंसा मेहता जी अध्यक्ष हैं, हंसा मेहता जी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की। ये कांग्रेस से आती थी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष भी रही है। इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, बंबई से। कहां से चुनाव लड़ा था, ये बंबई से आई थी। तो ध्यान रखना है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की ये अध्यक्ष रही है, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, और ये बंबई से आती है। अब हम बात करेंगे कामेश्वर सिंह।
कामेश्वर सिंह। दरभंगा। दरभंगा जो एरिया है वहां के महाराजा थे, अध्यक्ष रहे हुए हैं ये। किसके अध्यक्ष हैं?